हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चित्रकूट एकेडमी। आज की इस वीडियो में अध्ययन करेंगे जैव प्रक्रम के अंतर्गत तीसरे प्रक्रम वाहन के बारे में। वाहन का पहला पार्ट पहले से यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप उसको देख लेंगे, जिसमें हमने अध्ययन किया वाहन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है और ये किस प्रकार से महाशिरा और धमनियों के माध्यम से वाहन की प्रक्रिया संपन्न होती है और इस प्रक्रिया में हमारा हृदय किस प्रकार से काम करता है, हृदय के कार्य करने के चरण, ये विस्तार पूर्वक हमने अध्ययन किया था। अब इस वाहन के नेक्स्ट पार्ट में या इस पार्ट में हम अध्ययन करेंगे प्लेटलेट्स द्वारा अनुरक्षण और भी कई प्रकार से वाहन, जो कि एक जैव प्रक्रम का महत्वपूर्ण भाग है, उसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो अगर आपने अभी तक वाहन का प्रथम पार्ट नहीं देखा तो आप पहले उसको देख लीजिए, जिससे आपको सेकंड पार्ट को समझने में आसानी होगी। तो प्लेटलेट्स द्वारा अनुरक्षण, मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स, ये क्या होता है? रुधिर में प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती हैं, रुधिर में उपस्थित प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती हैं। ये प्लेटलेट्स कोशिकाएं ब्लड के साथ पूरे शरीर में दौड़ती रहती हैं। साधारण सी बात है, यदि ब्लड पूरे शरीर में वहन करेगा तो ब्लड में उपस्थित ये प्लेटलेट्स कोशिकाएं भी ब्लड के साथ संपूर्ण शरीर में या संपूर्ण शरीर की कोशिकाओं में वहन करेंगी। किसी भी स्थान पर ब्लड को किसी भी कारण से रिसने से रोकती हैं। यदि ब्लड के परिपथ में या ब्लड के मार्ग में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न होता है या किसी प्रकार की क्षति होती है तो ब्लड को रिसने से रोकती हैं। कौन? प्लेटलेट्स। घायल होने या कटने आदि पर ये प्लेटलेट्स कोशिकाएं रक्तस्राव के स्थान पर ब्लड का थक्का बनाकर मार्ग को अवरुद्ध कर देती हैं। इतना पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि प्लेटलेट्स का काम मूलतः क्या होता है। ये ब्लड में उपस्थित जो कोशिकाएं होती हैं, तो यदि कहीं पर जैसे जिस परिपथ से ब्लड जा रहा है या ट्रांसपोर्ट हो रहा है या ब्लड का जिस परिपथ से वहन हो रहा है, यदि उस मार्ग में कोई क्षति होती है या वह परिपथ क्षतिग्रस्त होता है और वहाँ से ब्लड रिसने लगता है या खून रिसने लगता है, तो उस खून को रोकने के लिए, उस खून के रिसने को रोकने के लिए ये प्लेटलेट्स उस मार्ग को अवरुद्ध कर देती हैं या उस मार्ग की मरम्मत करती हैं, जिससे कि ब्लड का रिसाव ना हो। तो उस मार्ग को रोकने के लिए ये प्लेटलेट्स मार्ग को अवरुद्ध किस प्रकार से करती हैं? तो ब्लड का थक्का जमाकर या ब्लड को वहाँ पर जमा देती हैं, जिससे कि रक्तस्राव रुक जाता है। यदि सिस्टम से ब्लड की हानि होने लगती है तो अतिरिक्त रक्तस्राव से ब्लड के दाब को कमी आ जाएगी। यदि जैसा कि अगर ब्लड रिसने लगा, किसी स्थान से ब्लड निकलने लगा, तो दाब में कमी आ जाएगी, जिससे पंपिंग प्रणाली की दक्षता में कमी आ जाएगी और यह जानलेवा भी हो सकता है। जिस प्रकार से पिछले पार्ट में हमने टायर का, साइकिल के ट्यूब का उदाहरण दिया था, उसी को आप यहाँ पर भी देखेंगे कि यदि साइकिल का ट्यूब किसी एक स्थान से पंचर होता है तो उसका प्रेशर कम हो जाता है और साइकिल नहीं चल पाती जब तक कि वह छिद्र को अवरुद्ध ना किया जाए या उसकी मरम्मत ना की जाए। उसी प्रकार यदि ब्लड के परिपथ में कोई क्षति होती है और ब्लड वहाँ से रिसने लगता है, तो जो हृदय के द्वारा उस ब्लड को पंप किया जाता है, शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुँचाया जाता है, तो एक दाब के साथ पहुंचाया जाता है, एक प्रेशर के साथ पहुंचाया जाता है। बीच में यदि छिद्र हो जाएगा और उससे ब्लड रिसने लगेगा तो वो अपने गमन स्थान तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि उसका प्रेशर कम हो जाएगा। जितनी प्रेशर की उसे आवश्यकता थी वो रास्ते में छीण हो गई। तो अगर ब्लड के प्रेशर में कमी आएगी तो हृदय को पंप करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा, जिससे सुचारू रूप से पंपिंग प्रणाली
नहीं हो पाएगी और यह प्रक्रिया जानलेवा भी हो सकती है, क्योंकि ब्लड को शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचने में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा या कम प्रेशर के साथ पहुंचेगा। डेंगू जो एक विशेष मच्छर जिसका नाम एडीज एजिप्टी है, डेंगू में जो मच्छर काटता है उसका नाम एडीज एजिप्टी होता है। इसके काटने से डेंगू रोग होता है। किस मच्छर के काटने से डेंगू रोग होता है? एडीज एजिप्टी। इस बीमारी में प्लेटलेट्स की मात्रा घटने लगती है। जब डेंगू किसी को होता है तो आपने अक्सर सुना होगा कि इसकी प्लेटलेट्स बहुत कम हो गई हैं। समय पर प्लेटलेट्स का अनुरक्षण नहीं होने पर इस बीमारी से जान भी चली जाती है। यदि समय रहते प्लेटलेट्स को पुनः से शरीर में प्रतिस्थापित नहीं किया गया या तो डेंगू की दवाइयाँ नहीं ली गई जिससे प्लेटलेट्स का निर्माण पुनः शरीर में हो सके, तो प्लेटलेट्स की संख्या में कमी होने के कारण इस बीमारी से मृत्यु भी हो जाती है। अतः प्लेटलेट्स हमारे ब्लड को दुर्घटना या किसी विशेष अनचाहे कारण की स्थिति में रिसने से रोकता है। जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था कि प्लेटलेट्स का काम ब्लड का थक्का जमाना होता है। यदि कहीं से ब्लड के परिपथ में बाधा उत्पन्न होती है या क्षति होती है और ब्लड वहाँ से रिसने लगता है या बहने लगता है, तो उस रक्तस्राव को रोकने के लिए, उस रक्त के श्रावण को रोकने के लिए प्लेटलेट्स वहाँ पर थक्का का निर्माण कर देती हैं, जिससे कि ब्लड का रिसाव रोका जा सके। इसी क्रम में देखते हैं लसीका या लिम्फ क्या होता है। लसीका या लिम्फ क्या होता है? एक अन्य प्रकार का द्रव है। लसीका एक अन्य प्रकार का द्रव है जो वहन में भी सहायता करता है। इसे लिम्फ ऊतक या टिश्यू फ्लूइड भी कहा जाता है। आप ध्यान देंगे, यह एक प्रकार का द्रव होता है जो वहन में या ट्रांसपोर्टेशन में रक्त की सहायता करता है। इसको टिश्यू फ्लूइड भी कहा जाता है या ऊतक तरल भी कहा जाता है। कोशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर ऊतक के अंतरकोशिकीय अवकाश में आ जाते हैं। ऊतक के अंतरकोशिकीय अवकाश में आ जाते हैं, जहां पर ऊतक तरल या लसीका का निर्माण होता है। ध्यान देंगे और इस भाषा को आप पुनः देखेंगे, पुनः पढ़ेंगे। कोशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों के द्वारा कुछ प्लाज्मा शरीर में उपस्थित ब्लड और ब्लड में उपस्थित प्लेटलेट्स, प्लाज्मा और ब्लड के जितने पार्ट होते हैं उनमें से प्लाज्मा तथा प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर ऊतक के अंतरकोशिकीय अवकाश में आ जाते हैं। जब ऊतक के अंतरकोशिकीय अवकाश में आते हैं तो ऊतक तरल, जिसे कि टिश्यू फ्लूइड, लिम्फ या लसीका कह सकते हैं, का निर्माण होता है। तो आपने देखा लसीका क्या होता है और इसका निर्माण कहाँ पर होता है। यह रुधिर प्लाज्मा की तरह ही है, लेकिन यह रंगहीन तथा इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन उपस्थित होती है। यह रुधिर प्लाज्मा की तरह ही है, लेकिन यह रंगहीन होती है, अर्थात लिम्फ या लसीका का रंग नहीं होता, यह रंगहीन होती है। इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन उपस्थित होती है। लिम्फ में बहुत कम मात्रा में प्रोटीन उपस्थित होती है। लसीका अंतरकोशिकीय अवकाश से लसीका कोशिकाओं में चला जाता है, जो आपस में मिलकर बड़ी लसीका वाहिका बनाती है। लसीका अंतरकोशिकीय अवकाश से जहाँ पर इसका निर्माण होता है, उस अवकाश से लसीका कोशिकाओं में चला जाता है, लिम्फ सेल्स में चला जाता है, जो कि आपस में मिलकर बड़ी लसीका वाहिका बनाती हैं और अंत में बड़ी सिरा में खुलती हैं। पचा हुआ तथा क्षुद्रांत द्वारा, पोषण में आपने पढ़ा था, पचा हुआ तथा क्षुद्रांत द्वारा, छोटी आंत द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसीका द्वारा ही होता है। जो जैसा कि आपने पोषण वाले प्रक्रम में पढ़ा था कि वसा का अवशोषण कहाँ पर होता है, वसा का पाचन कहाँ पर होता है, तो क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा, क्षुद्रांत में ही वसा का पाचन होता है और वहाँ पर ब्लड सेल्स के द्वारा वसा का अवशोषण होता है। तो जो क्षुद्रांत में वसा को अवशोषित किया जाता है उसका वहन
इसी लसिका के माध्यम से होता है। और अतिरिक्त तरल को, जो अतिरिक्त तरल उपस्थित होता है, बाह्य कोश की अवकाश से वापस रक्त में ले जाता है। जो अतिरिक्त तरल उपस्थित होता है उसे पुनः से रक्त में ले जाता है, पुनः से रक्त में ले जाता है बाह्य कोश की अवकाश से। अब देखते हैं रक्तदाब। रक्तदाब क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है। रुधिर वाहिकाओं में भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है, रुधिर वाहिकाओं जिसमें से ब्लड परिवहन करता है या संचरण करता है, उनके भित्ति या दीवारों के विरुद्ध जो दाब लगता है, जो दबाव उत्पन्न होता है, उसे हम रक्तदाब कहते हैं, रक्तदाब कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। यह दाब सिराओं की अपेक्षा धमनियों में, यहाँ पर यह गलत लिखा है, टाइपिंग मिस्टेक है, धमनियों में बहुत अधिक होता है। जैसा कि स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया था कि जब हृदय से रक्त को शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है तो उसका प्रेशर ज़्यादा होता है, और जब उन कोशिकाओं से सिराओं के माध्यम से ब्लड पुनः हृदय में आता है, उनका प्रेशर कम होता है। वही चीज़ यहाँ पर दोबारा बताई गई है कि धमनी के अंदर रुधिर का दाब निलय, प्रकुंचन, संकुचन के दौरान प्रकुंचन दाब तथा निलय, अनुशिथिलन या शिथिलन के दौरान धमनी के अंदर का दाब, अनुशिथिलन दाब लगभग 80 mm पारा होता है तथा अनुशिथिलन दाब लगभग 120 होता है। यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन 120 mm पारा, 120 mm पारा होता है, 80 और 120 होता है। यह सिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। अर्थात जब धमनियों के माध्यम से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है, उसका प्रेशर अधिक होता है, और जब उन कोशिकाओं से पुनः रक्त को हृदय में लाया जाता है, उसका प्रेशर कम होता है। ये 80 और 120 के बीच में होता है। तो अभी आपने देखा कि रक्तदाब क्या होता है, किस अवस्था में रक्तदाब अधिक होता है और किस अवस्था में रक्तदाब कम होता है। अब इस रक्तदाब को मापा किस में जाता है। जैसे कोई प्रेशर होता है या किसी चीज़ को या किसी वस्तु को कि अगर माप करनी होती है तो उसके लिए एक स्थायी यंत्र होता है जिसके माध्यम से हम उसका दाब या उसका वजन माप सकें। उसी प्रकार रक्तदाब को मापने के लिए स्फाइग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। रक्तदाब को मापने के लिए स्फाइग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जिससे रक्तदाब को मापा जाता है। उच्च रक्तदाब को अतितनाव भी कहते हैं। उच्च रक्तदाब को अतितनाव भी कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर को अतितनाव भी कहते हैं। इसका कारण धमनियों का सिकुड़ना होता है। जब धमनियों में, जैसे कि यदि कोई चीज़ या कोई परिपथ पतला है और उसमें आप ज़्यादा प्रेशर देंगे तो उसका दाब भी अधिक होगा। उसी प्रकार धमनियों का सिकुड़ना, जब धमनियाँ सिकुड़ती हैं तो उसका रक्तदाब अधिक होता है। इससे रक्त के प्रवाह में प्रतिरोध बढ़ जाता है। यदि आप ज़्यादा प्रेशर के साथ ब्लड को प्रवाहित करेंगे और परिपथ संकीर्ण है तो उसका दाब और तेज या और ज़्यादा बढ़ेगा, अर्थात प्रतिरोध और बढ़ेगा। इससे धमनी फट सकती है। यदि रक्त मार्ग जिसके माध्यम से रक्त बह रहा है या वहन कर रहा है वह मार्ग पतला है और उससे आप ज़्यादा मात्रा में ब्लड को प्रवाहित करेंगे तो माध्यम के या मार्ग के फटने की संभावना बढ़ जाती है, अर्थात धमनी के फटने की संभावना बढ़ जाती है। अभी आपने देखा मानव में रक्तदाब या मनुष्य में ब्लड किस प्रकार से परिवहन करता है। अब देखते हैं कि पादपों में परिवहन किन चीज़ों का होता है और किस प्रकार से होता है। जिस प्रकार से
जंतुओं में रुधिर का परिवहन या रुधिर के माध्यम से शरीर के क्रियाकलापों को करने के लिए आवश्यक पदार्थों का परिवहन किया जाता है, उसी प्रकार पौधों में किस प्रकार से शारीरिक क्रियाकलापों को करने के लिए किन पदार्थों का किस माध्यम से परिवहन होता है, ये देखेंगे। तो पादपों में परिवहन किस प्रकार से होता है। जंतुओं की तरह पादपों को भी विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है या सभी कोशिकाओं तक आवश्यक पदार्थों को पहुंचाया जाता है। जिस प्रकार जंतुओं में ब्लड के माध्यम से शारीरिक क्रियाकलापों को करने के लिए आवश्यक पदार्थों को शरीर की सभी कोशिकाओं तक ब्लड के माध्यम से पहुंचाया जाता है, उसी प्रकार पादपों को भी विभिन्न पोषक तत्वों को सभी जगहों पर पहुंचाने के लिए सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने की आवश्यकता होती है। आवश्यक पदार्थों को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने की आवश्यकता होती है। पेड़ या पौधों के पूरे भाग को जल तथा अन्य खनिज मिट्टी से प्राप्त होते हैं। जैसे कि पौधे अपनी आवश्यकता की सामग्रियों को मिट्टी से प्राप्त करते हैं, जल से प्राप्त करते हैं। इनको पहुंचाने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होगी। जैसे कि मिट्टी से जो खनिज अवशोषित किए जाते हैं वो जड़ के माध्यम से अवशोषित किए जाते हैं तथा विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। वहीं दूसरी ओर पेड़ तथा पौधे के द्वारा पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाया जाता है। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में आपने देखा था कि किस प्रकार से पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं और उस भोजन को जब परिवहन किया जाता है तो वह परिवहन किस प्रकार से होता है, ये चीज़ देखेंगे। पौधों में भोजन के रूप में ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है, जिससे जो कि पत्तियों में होता है। तो पत्तियों से पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम किसके माध्यम से होता है, ये आप आगे देखेंगे। पौधों में परिवहन और पौधों में आवश्यक पदार्थों को किस प्रकार से पहुंचाया जाता है शरीर की सभी कोशिकाओं तक। पादपों में परिवहन के लिए दो तरह के टिश्यू होते हैं। जिस प्रकार से जंतुओं में ब्लड के परिवहन के लिए दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, उसी प्रकार पौधों में भी परिवहन के लिए दो प्रकार के टिश्यू होते हैं, दो प्रकार के ऊतक होते हैं। पहला क्या होता है, जाइलम। पहला जाइलम होता है, दूसरा फ्लोएम होता है। पहला जाइलम, दूसरा फ्लोएम होता है। ये टिश्यू मिलकर पादपों में विभिन्न पदार्थों को जड़ से विभिन्न भागों तक तथा पत्तियों से, जहाँ पर पादपों द्वारा भोजन तैयार किया गया है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से उस भोजन को विभिन्न भागों तक पहुँचाते हैं, अर्थात परिवहन करते हैं। जिस प्रकार जंतुओं में विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के माध्यम से परिवहन कार्य किया जाता है, उसी प्रकार पादपों में भी फ्लोएम और जाइलम, जो कि एक प्रकार के ऊतक हैं, तो फ्लोएम और जाइलम के माध्यम से आवश्यक पदार्थों को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाया जाता है। तो पौधों में जल का परिवहन किस प्रकार से होता है। पौधों में जल का परिवहन एक विशेष प्रकार के ऊतक जाइलम के द्वारा होता है। पौधों में जल का परिवहन जाइलम के माध्यम से होता है। अब जाइलम को विस्तार पूर्वक देखेंगे कि जाइलम ऊतक क्या होता है जो कि जल के परिवहन का काम करता है। जाइलम नलिकाओं के आकार का होता है। आप बगल में डायग्राम के माध्यम से देख रहे होंगे, जाइलम नलिकाओं के आकार का होता है तथा इसका एक जाल पूरे पेड़ में फैला होता है। पूरे पेड़ में जाइलम का एक जाल फैला होता है। जाइलम पौधों में जल का परिवहन करते हैं। पौधे जड़ के द्वारा मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं। इस जल में पौधे के विकास के लिए अन्य आवश्यक खनिज तथा लवण भी विलय के रूप में उपस्थित होते हैं। याद रखने के लिए आप आसान भाषा में समझिए, जाइलम आप 2-3 बार जाइलम बोलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा तो ये किस पदार्थ का या किन पदार्थों का परिवहन करता है। जाइलम जल, फ्लोएम अभी
आगे की स्लाइड में आप देखेंगे जाइलम जल का और फ्लोएम फूड का। जाइलम जल का परिवहन करता है और फ्लोएम फूड का परिवहन करता है। आप इसको याद रखेंगे, वैसे उम्मीद है कि आप ये चीज़ अब भूलेंगे नहीं। जाइलम जल का परिवहन करता है, फ्लोएम फूड का परिवहन करता है या भोजन का परिवहन करता है। जड़ों के द्वारा अवशोषित जल तथा उसमें घुले हुए अन्य आवश्यक खनिज तथा लवण जाइलम द्वारा पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाए जाते हैं। जल में उपस्थित खनिज लवण तथा अन्य आवश्यक पदार्थ जाइलम के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। पौधों से विशेषकर रात्रि के समय पत्तियों के रंध्रों से वाष्पन की क्रिया होती है। इस वाष्पन की क्रिया को ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। ये आप प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पहले पढ़ चुके हैं। इस वाष्पन की प्रक्रिया के कारण जाइलम जो एक प्रकार की नलिकाएं होती हैं जिसमें से जल का परिवहन किया जाता है और जल में उपस्थित आवश्यक पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। इस कम दाब के कारण एक बल उत्पन्न होता है जिसमें संतुलन बनाए रखने हेतु जड़ों से अवशोषित जल जाइलम में ऊपर चढ़ने लगता है। जब जड़ों के माध्यम से जल को अवशोषित किया जाता है और जब यह प्रक्रिया या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, वाष्पन की प्रक्रिया होती है, तो यदि एक माध्यम से जल निकल रहा है तो दूसरे माध्यम से उस जल की आपूर्ति के लिए या पूर्ति के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होगी जिसके माध्यम से वह जल की आपूर्ति की जा सके। उस माध्यम का कार्य जाइलम करता है जिसके माध्यम से जल ऊपर की ओर चढ़ने लगता है तथा पेड़ों के विभिन्न भागों तक पहुंच जाता है। इसके माध्यम से, जाइलम के माध्यम से। तो आप एकदम कंठस्थ कर लिए होंगे कि जाइलम ऊतक जो कि पेड़ पौधों में परिवहन का काम करता है, ये जल संचरण करता है। जाइलम ऊतक में जल का परिवहन एक ओर होता है। जाइलम ऊतक में जल का परिवहन एक ओर होता है। जैसे मानव परिसंचरण तंत्र में ब्लड का परिवहन एक ओर होता है, उसी प्रकार जाइलम ऊतक में जल का परिवहन एक ओर होता है, अर्थात जाइलम टिश्यू ऊतक द्वारा जल को जड़ से पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। जड़ के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों तक या पत्तियों तक, टहनियों तक, तने तक जल को पहुंचाया जाता है। किसके माध्यम से? जाइलम के माध्यम से। पादपों में भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है? जैसा कि हमने यहाँ पर आपको पहले ही बता दिया था कि जाइलम जल का परिवहन करता है, फ्लोएम स्पेलिंग मिस्टेक है, आप ध्यान दीजिएगा। फ्लोएम फूड का परिवहन करता है। जाइलम जल का परिवहन करता है और फ्लोएम फूड का परिवहन करता है। तो पादपों में भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण फ्लोएम के माध्यम से किया जाता है। पेड़ तथा पौधों में प्रकाश संश्लेषण से बनाए गए भोजन से प्राप्त पोषक तत्वों को, जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसमें पौधे अपने भोजन के रूप में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, जिसका परिवहन फ्लोएम नामक ऊतक के द्वारा किया जाता है। फूड का परिवहन फ्लोएम नामक ऊतक के द्वारा किया जाता है। भोजन से प्राप्त पोषक तत्वों का परिवहन या स्थानांतरण क्या कहलाता है? ट्रांसलोकेशन कहलाता है। भोजन से प्राप्त पोषक तत्वों का परिवहन क्या कहलाता है? ट्रांसलोकेशन कहलाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, इसको अंडरलाइन कर लेंगे अपनी नोट्स में, या वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देखिएगा तो आपको ये चैप्टर पूरा रट जाएगा, याद हो जाएगा। इन पोषक तत्वों का स्थानांतरण विशेष रूप से जड़ के भंडारण अंगों, फलों, बीजों तथा वृद्धि वाले अंगों में होता है।
इन पोषक तत्वों का जिनका स्थानांतरण फ्लोएम के माध्यम से होता है, विशेष रूप से जड़ के भंडारण अंगों जो भंडारगृह टाइप के होते हैं, जिसमें भोजन का संरक्षण किया जाता है या संग्रहण किया जाता है, जैसे जड़ में, फलों में, बीजों में तथा वृद्धि वाले अंगों में, जो कि निरंतर वृद्धि करते रहते हैं, जो अंग निरंतर वृद्धि करते रहते हैं, उनमें इन पोषक तत्वों का स्थानांतरण फ्लोएम के माध्यम से किया जाता है। फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण आवश्यकता अनुसार दोनों दिशाओं में होता है। जिस प्रकार से जाइलम के द्वारा सिर्फ एक ही दिशा में जल का परिवहन और जल में उपस्थित आवश्यक पदार्थों का परिवहन होता है, उसी प्रकार फ्लोएम में दोनों दिशाओं में परिवहन आवश्यकता अनुसार हो सकता है। फ्लोएम, जैसा कि हमने आपको यहाँ पर बताया था कि फ्लोएम फूड का परिवहन करता है, जाइलम जल का परिवहन करता है। आवश्यकता अनुसार फ्लोएम के माध्यम से फूड का परिवहन या आवश्यक पदार्थों का परिवहन दोनों दिशाओं में किया जा सकता है, जबकि जाइलम में सिर्फ एक दिशा में परिवहन होता है, अर्थात नीचे से ऊपर तथा ऊपर से नीचे की ओर दोनों दिशाओं में परिवहन किया जा सकता है। यहाँ पर इस डायग्राम में आप तीर का माध्यम देख रहे होंगे, दोनों दिशाओं में है, अर्थात टू वे फ्लो, मतलब दोनों दिशाओं में फ्लो हो सकता है या आवश्यक पदार्थों का परिवहन दोनों दिशाओं में हो सकता है। उदाहरण के लिए बसंत में जड़ व तने के ऊतकों में भंडारित शर्करा, शुगर, जो कि ग्लूकोज के रूप में भंडारित होती है, का स्थानांतरण कलिकाओं में होता है, जो नई कोपलें फूटती हैं पेड़ पौधों में बसंत के ऋतु में। इन शर्कराओं का स्थानांतरण उन कलिकाओं में होता है, जिससे वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो नई कलिकाएं होती हैं, उनकी वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उस ऊर्जा की पूर्ति के लिए फ्लोएम के माध्यम से शर्कराओं को पहुंचाने का काम किया जाता है। तो आपने देखा जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है और इनमें किस प्रकार से परिवहन होता है। थैंक यू। चित्रकूट एकेडमी को लाइक करिए, शेयर करिए, वीडियो में कमेंट करिए और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। और इस वीडियो में आज का सवाल, इस सवाल का जवाब आप विस्तार पूर्वक कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आज का सवाल है, फूड का परिवहन कौन करता है? पेड़ पौधों में फूड का परिवहन या भोजन का परिवहन कौन करता है? चित्रकूट एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।